नमस्कार। आज हम एक ऐसी तारीख पर बात करने जा रहे हैं जो शायद ही कोई भूल पाए। 13 दिसंबर 2001, जिस दिन भारतीय संसद पर एक आतंकवादी हमला हुआ था। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है आज, वो बड़ा दिलचस्प है। मतलब ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा तो हमें बताता है कि उस दिन क्या हुआ था, एकदम फैक्ट्स, तथ्यात्मक ब्यौरा। और दूसरा हिस्सा उसी घटना पर आधारित एक कहानी है, थोड़ी इमोशनल, थोड़ी नाटकीय। अच्छा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस स्रोत के जरिए हम समझे कि उस दिन हुआ क्या था, कैसे हुआ, सुरक्षा बलों ने क्या किया, और फिर ये भी देखें कि इन्हीं तथ्यों को कहानी में कैसे बदला गया है। मतलब सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि वो कैसे पेश की गई है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये हमला सिर्फ एक बिल्डिंग पर नहीं था। ये तो सीधा सीधा भारत के लोकतंत्र पर, उसकी पहचान पर हमला था। हाँ। और स्रोत का ये जो दोहरापन है ना, एक तरफ फैक्ट्स, दूसरी तरफ कहानी, ये हमें मौका देता है कि हम इस घटना को कई एंगल से देखें। सिर्फ क्या हुआ नहीं, बल्कि कैसा महसूस हुआ होगा, उस तरफ भी जाएं। तो चलिए पहले फैक्ट्स पर ही आते हैं। स्रोत के हिसाब से ये घटना हुई 13 दिसंबर 2001 को। सुबह का वक्त था, करीब 11:30 बजे। 11:30 बजे। हाँ, नई दिल्ली में संसद भवन परिसर के अंदर। और वो ऐसा समय होता है जब संसद में काफी चहल पहल रहता है ना? बिल्कुल, संसद सत्र चल रहा होता है अक्सर। और हमलावरों का तरीका वो भी काफी सोचा समझा लगता है। एक सफेद एम्बेसडर कार, हाँ, जिस पर गृह मंत्रालय और संसद का नकली वीआईपी स्टिकर लगा था। जाहिर है इससे उन्हें गेट से अंदर आने में आसानी हुई। एक तरह का धोखा था ये। लेकिन गेट नंबर 12 पर जब एक सुरक्षा कर्मी थे, जगदीश प्रसाद यादव, उन्होंने उन्हें रोका। अच्छा। उन्हें कुछ शक हुआ होगा, उन्होंने कार को मोड़ने को कहा, और बस वहीं पर बात बिगड़ गई। आतंकवादी कार से उतरे और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। बाप रे, एकदम अचानक। हाँ, ये जो नकली पहचान और फिर अचानक हमला, ये दिखाता है कि वो पूरी तैयारी से आए थे। और स्रोत साफ बताता है कि ये 5 आतंकवादी थे। इनका कनेक्शन पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों से था, जैश-ए-मोहम्मद यानी जेएम और लश्कर-ए-तैयबा LET। अच्छा, तो ये संगठन कंफर्म थे। और उनका इरादा क्या था? मतलब सिर्फ गोलीबारी करके दहशत फैलाने या कुछ और? नहीं, स्रोत के मुताबिक उनका प्लान ज्यादा बड़ा और भयानक था। वो संसद भवन के मेन हॉल तक पहुंचना चाहते थे, जहां सांसद और मंत्री होते हैं। बिल्कुल, जहां उस वक्त बहुत सारे सांसद मंत्री मौजूद हो सकते थे। उन्हें बंधक बनाना या शायद मार देना, मतलब एक बड़े पैमाने पर नरसंहार का इरादा था। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेहद खतरनाक। हाँ, लेकिन यहीं पर स्रोत का दूसरा जरूरी पहलू सामने आता है। वो है सुरक्षा बलों का रिएक्शन। हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, जिस तरह का क्योस और खतरा था उस वक्त, उसमें दिल्ली पुलिस, CRPF और संसद की अपनी जो सिक्योरिटी सर्विस है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, उनके जवानों ने जिस तेजी से मोर्चा संभाला, वो वाकई काबिले गौर है। कितनी देर चली है मुठभेड़? स्रोत बताता है कि करीब 30 मिनट, आधे घंटे के अंदर एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई और उसमें सभी 5 आतंकवादी मार गिराए गए। सिर्फ आधे घंटे में? ये तो बहुत तेज रिएक्शन लगता है। हाँ, बहुत तेज। और इसका मतलब ये हुआ कि सुरक्षा बलों की इस तेजी ने आतंकवादियों को उनके मुख्य मकसद यानी सांसदों तक पहुंचने से रोक दिया। एक बहुत बड़ी तबाही टल गई। सही बात है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, ये एक्शन बहुत निर्णायक था, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। नुकसान तो हुआ ही होगा। हाँ, स्रोत बताता है कि इस हमले और जवाबी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के 5 जवान शहीद हुए। CRPF की एक महिला कांस्टेबल थी, कमलेश कुमारी, वो शहीद हुई। और संसद सुरक्षा सेवा के 2 सिक्योरिटी असिस्टेंट्स, जगदीश प्रसाद यादव और मातबर सिंह नेगी, वो भी शहीद हुए। ओहो। और इनके साथ ही संसद के एक माली, देशराज, उनकी भी जान चली गई। तो कुल मिलाकर 9 लोग शहीद हुए और कई घायल भी हुए। 9 जाने। ये आंकड़ा ही बताता है कि वो दिन कितना भयानक था और क्या कीमत चुकाई गई। बिल्कुल, यह हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए कितना बड़ा बलिदान देना पड़ सकता है। और स्रोत इस घटना के बाद जो असर हुआ उस पर भी कुछ कहता है। जाहिर है भारत पाकिस्तान के रिश्ते तो हाँ बिल्कुल, रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए। आसमान छू गया तनाव। भारत ने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो इन आतंकी गुटों को सपोर्ट कर रहा है। और इसके बाद भारत ने सीमा पर बहुत बड़ी संख्या में सेना तैनात कर दी थी,
उसे ऑपरेशन पराक्रम का नाम दिया गया था। हाँ, सुना है इसके बारे में। वो महीनों तक चला था, एक बहुत बड़ा मिलिट्री स्टैंड ऑफ था वो। ऐसा लगा कि दोनों देश जो न्यूक्लियर पावर हैं वो जंग के कगार पर आ गए हैं। तो इस हमले का असर सिर्फ संसद परिसर तक नहीं रहा, पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर पड़ा। और देश के अंदर भी तो असर हुआ होगा, सिक्योरिटी को लेकर, आतंकवाद से निपटने के तरीकों को लेकर। हाँ, निश्चित रूप से इस हमले ने भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, खासकर वीआईपी सिक्योरिटी, जरूरी इमारतों की सुरक्षा, इन सब पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हाँ, सवाल तो उठेंगे ही। इसके बाद फिर सुरक्षा प्रोटोकॉल और कड़े किए गए। भारत की जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी थी वो और मजबूत हुई, ज्यादा एग्रेसिव हुई। आपको याद होगा पोटा जैसा कानून भी इसी दौर में आया था। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। हाँ, हालांकि वो बाद में हटा दिया गया, लेकिन कहने का मतलब है कि इस एक घटना ने देश की सुरक्षा नीति को, उसकी सोच को गहरे तक बदल दिया। तो ये तो हुआ घटना का तथ्यात्मक पहलू। हमलावर कौन थे, उनका मकसद क्या था, सुरक्षा बलों ने क्या किया, क्या नुकसान हुआ और फिर उसके क्या नतीजे निकले। हाँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। अब आते हैं स्रोत के दूसरे हिस्से पर, जो इसी घटना को एक कहानी बनाकर पेश करता है। इसका टाइटल है 13 दिसंबर संसद की दीवारें बोल उठी। ये थोड़ा अलग अंदाज है। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ है। देखिए, तथ्य हमें बताते हैं क्या हुआ, लेकिन कहानी कोशिश करती है हमें महसूस कराने की कि कैसा लगा होगा। वो फैक्ट्स में इमोशंस जोड़ लेती है। कहानी में कुछ किरदारों का जिक्र है। अब स्रोत ये नहीं कहता कि ये असली लोग थे या काल्पनिक, पर ये उस दिन के माहौल को जिंदा करते हैं। जैसे एक सुरक्षा गार्ड है रामपाल, जो गेट नंबर 12 पर तैनात है, और कहानी कहती है कि उसे सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था, कोई अनहोनी की आशंका थी। अच्छा, एक इंट्यूशन जैसा। हाँ, और कहानी के मुताबिक वही सबसे पहले हमलावरों को देखकर चिल्लाता है और गोली लगने से ठीक पहले वो अलार्म बजा देता है। और ये अलार्म शायद अंदर जो लोग थे उनके लिए एक तरह से लाइफ सेवर साबित हुआ होगा। उन्हें कुछ सेकंड्स मिल गए होंगे रिएक्ट करने के लिए। हाँ, ये किरदार कहानी को एक मानवीय चेहरा देते हैं। रामपाल की वो बेचैनी, उसका वो आखिरी एक्शन, ये पढ़ने वाले को उस पल के तनाव से सीधे जोड़ता है। वो सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड नहीं रहता, एक इंसान बन जाता है। बिल्कुल। फिर एक सीआरपीएफ जवान अनिल सिंह का भी जिक्र है। वो कवर लेकर फायरिंग कर रहा है और तभी उसका दोस्त नरेश गोली खाकर गिर जाता है। कहानी बताती है कि दोस्त को गिरते देखकर अनिल की आंखों में जैसे खून उतर आता है, गुस्सा भर जाता है और वो दोगुनी हिम्मत से लड़ता है और एक आतंकवादी को मार गिराता है। देखिए, यही कहानी का काम है। ये बलिदान, दोस्ती, गुस्सा, ड्यूटी, इन सारी भावनाओं को एक साथ ले आती है। सही। अनिल का किरदार हमें दिखाता है कि उस दिन जो जवान लड़ रहे थे उनके अंदर क्या चल रहा होगा, उनका व्यक्तिगत साहस, उनका जज्बा। ये सिर्फ आंकड़ों से, जैसे 9 शहीद, आगे की बात है। ये उन शहीदों के पीछे की कहानियों को, उनके डर और उनकी बहादुरी को सामने लाने की एक कोशिश है। और कहानी का अंत भी काफी नाटकीय है। मतलब ऐसा लगता है जैसे संसद की दीवारें खुद बोल रही हैं। अच्छा, क्या कहती हैं? वो कहती हैं, आज हमने अपने बेटों को खोया है लेकिन लोकतंत्र को बचा लिया। भारत की संसद आज भी खड़ी है क्योंकि कुछ बहादुरों ने अपने सीने गोलियों के सामने रख दिए। ये तो सीधा संदेश है बलिदान और लोकतंत्र की जीत का। हाँ, ये समापन कहानी के मकसद को बिल्कुल साफ कर देता है कि इस घटना को सिर्फ एक आतंकी हमले की तरह नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा में दिए गए बलिदान की वीर गाथा के तौर पर याद रखा जाए। यहाँ इतिहास का इस्तेमाल एक नैतिक संदेश देने के लिए हो रहा है। ये तथ्यों का विश्लेषण कम, उनकी भावनात्मक व्याख्या ज्यादा है। यहाँ एक और बात है जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। स्रोत सिर्फ कहानी सुनाकर खत्म नहीं करता। अच्छा, और क्या है? वो आखिर में एक सवाल पूछता है पढ़ने वाले से। वो पूछता है, क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और फिल्मी अंदाज में लिखूं, जिसमें कोई एक खास हीरो हो जो आखिर में आतंकियों से भिड़कर सबको बचाए? इससे ये एक थ्रिलर कहानी की तरह पढ़ी जाएगी। ये तो सीधा सीधा बॉलीवुड का फॉर्मूला बता रहा है। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है और ये कई सवाल भी खड़े करता है। हाँ, है ना? ये सुझाव दिखाता है कि शायद हमारे समाज में ऐसी घटनाओं को याद रखने का एक पॉपुलर तरीका यही है, ड्रामा और हीरोइज्म। शायद ये हमारी कलेक्टिव सोच में बैठ गया है कि इतिहास को थोड़ा रोमांचक होना चाहिए। लेकिन यही वो एक महीन रेखा है। क्या ये फिल्मी अंदाज हमें सच्चाई के ज्यादा पास लाता है या उससे दूर ले जाता है? यही सवाल मेरे मन में भी आया। एक तरफ तो लगता है कि हाँ, इससे कहानी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज्यादा यादगार बनेगी। थ्रिलर किससे पसंद नहीं आता? सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ,
क्या इससे घटना की जो असल गंभीरता है वो कम नहीं हो जाती? क्या एक खास हीरो बनाने के चक्कर में बाकी सब लोगों का जो रोल था या शायद सिस्टम की जो कमियां थीं वो कहीं पीछे नहीं छूट जाती? बिल्कुल यही दुविधा है। देखिए, कहानी या फिल्म अक्सर क्या करती है, वो जटिल घटनाओं को आसान बना देती है। एक साफ हीरो होता है, एक साफ विलेन होता है, इमोशंस एकदम हाई होते हैं। हाँ, समझने में आसान लगता है। हाँ, और एक तरह की इमोशनल सैटिस्फैक्शन भी मिलती है। लेकिन इतिहास अक्सर इतना सीधा नहीं होता। उसमें कई परतें होती हैं, कई नायक होते हैं, कई पहलू होते हैं और कई बार अनसुलझे सवाल भी होते हैं। ये फिल्मी अंदाज इन परतों को अक्सर सपाट कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्रोत हमें एक ही घटना को देखने के दो बिल्कुल अलग चश्मे दे रहे हैं। एक है तथ्यों का चश्मा जो जानकारी देता है रिपोर्ट की तरह, और दूसरा है कहानी का चश्मा जो भावनाएं जगाता है और शायद एक खास तरह की याद बनाने की कोशिश करता है। हाँ बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास को देखते कैसे हैं, याद कैसे रखते हैं। क्या हम सिर्फ फैक्ट से संतुष्ट हो जाते हैं या हमें कहानियों की जरूरत पड़ती है जो हमें उन घटनाओं से इमोशनली जोड़ सके? और जब हम कहानी चुनते हैं तो किस तरह की कहानी चुनते हैं? हाँ, ये भी अहम सवाल है। क्या वो कहानी तथ्यों का सम्मान करती है या उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से बदल लेती है? ये सवाल तो सिर्फ इस घटना या इस स्रोत तक ही सीमित नहीं है। आजकल जिस तरह से सच्ची घटनाओं पर इतनी फिल्में बन रही हैं, वेब सीरीज बन रही हैं, पॉडकास्ट बन रहे हैं, ये सवाल तो और भी जरूरी हो गया है। सही कहा आपने। एंटरटेनमेंट और ऐतिहासिक समझ के बीच वो बैलेंस कैसे बने? हाँ, क्या ड्रामा जरूरी है ताकि लोग इतिहास में इंटरेस्ट लें, या ये इंटरेस्ट सिर्फ सतही होता है और असल समझ को और धुंधला कर देता है? इस स्रोत ने हमें फैक्ट्स और कहानी दोनों का स्वाद चखाकर इस बहस के बिल्कुल बीच में लाके खड़ा कर दिया है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो हमने 2001 के संसद हमले को स्रोत के दो अलग अलग नजरियों से देखा। पहला नजरिया था तथ्यों का, जिसने हमें बताया कि घटना क्या थी, कैसे हुई, सुरक्षा बलों ने क्या किया और उसके नतीजे कितने गंभीर थे। बिल्कुल तथ्यात्मक। और दूसरा नजरिया था कहानी का, जिसने उन्हीं तथ्यों को लिया और उसमें मानवीय भावनाएं, साहस, बलिदान ये सब जोड़कर एक इमोशनल तस्वीर पेश की। और साथ ही ये सवाल भी उठाया कि क्या इससे और ज्यादा नाटकीय और ज्यादा फिल्मी बनाना चाहिए। और आखिर में ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। जब हम किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में पढ़ते या देखते हैं, खासकर ऐसी घटना जो इतनी हिंसक और दुखद हो, तो क्या हम सिर्फ जानकारी ले रहे हैं या हम अनजाने में एक कहानी भी बना रहे होते हैं अपने मन में, या शायद समाज के तौर पर? सोचने वाली बात है। और वो कहानी कितनी तथ्यों पर आधारित होती है और कितनी हमारी अपनी भावनाओं पर, हमारी जरूरतों पर, या शायद हमारे पहले से बने हुए विचारों पर। यह सोचना बहुत जरूरी है कि हम अतीत को याद कैसे रखना चुनते हैं, क्योंकि हम जैसे अतीत को याद रखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आज और हमारे आने वाले कल को भी शक्ल देता है।